में संतुष्ट करना पड़ेगा। आज बैठक के बाद क्या निकल कर आता है मनीष, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में घमासान जारी है। जेडीयू तेजस्वी यादव से जवाब मांग रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू को अभी भी आरजेडी की जवाब का बेसब्री से इंतजार है। वहीं कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी है। कांग्रेस के प्रवक्ता दिलीप चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक किया जाए। अगर बात हुई है तो नतीजे का इंतजार करना चाहिए। अब तक जवाब नहीं मिला, लेकिन बेकरार हैं हम कि जवाब मिलना चाहिए। अपेक्षा हमारी है, नहीं तो ये तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम। कि कानून अपना काम करता है, कानून का अपना तरीका होता है। हड़बड़ाने से कोई काम नहीं न होता है। आपने जो पब्लिक डोमेन में एक बार डाल दिया, कह दिया, आपने हो गया, बात खत्म हो गई। अब हम बार बार यह बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप उनकी हुई 40 से 50 मिनट के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम दोनों आदमी माननीय सरकार के स्तर पर हैं। मुख्यमंत्री हमारे महागठबंधन के नेता हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने से क्या बात हुई, या तो उसको मान लीजिए सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं, तो फिर जो बात हो गई है तो वेट करना चाहिए। और वहीं जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि जेडीयू को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सफाई का इंतजार है। आज तक तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया। संजय सिंह ने कहा कि अगर बात बिगड़ी तो जेडीयू का कुछ नहीं जाएगा। जिस पर आरोप लगा है गाज उसी पर गिरेगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जब हमारा पार्टी का बैठे उसी दिन उन्होंने सफाई मांगी थी, लेकिन आज तक आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जवाब नहीं दिया। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करेंगे। इंतजार का फल अच्छा होता है। बात बिगड़ेगा तो मेरा नहीं बिगड़ेगा ना, जिसके ऊपर आरोप लगा उसका ना बिगड़ेगा। अगर हमारे ऊपर आरोप लगता है, हम पर कोई एफआईआर लॉन्च होता है, तो मेरे ऊपर ना गाज गिरेगा, किसी और पर गाज गिरेगा नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर हो रही सियासत पर आरजेडी ने जवाब दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि ये प्रोटोकॉल मुलाकात है, इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। महागठबंधन में जारी घमासान पर मनोज झा ने कहा कि बीजेपी की साजिश को गठबंधन के सहयोगियों को समझना चाहिए। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रणब दा ने उनका कार्यकाल अद्भुत रहा, और वो अद्भुत इसलिए भी रहा कि लगातार संकेत देते रहे सत्ता पक्ष को कि अलग अलग विषयों पे, भले सत्ता पक्ष ने सुना हो ना सुना हो, तो उन्होंने एक गरिमा बनाई राष्ट्रपति के पद की। तो जाहिर है उनके फेयरवेल डिनर के लिए अगर सारे मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है और नीतीश जी भी आते हैं, इसमें सियासत ढूंढना मुझे इस बात का संकेत देता है कि हमारी समझ संकीर्ण होती जा रही। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे दोस्त सब लोग भाजपा के नैरेटिव को समझें 11 अशोक रोड की। क्यों अचानक क्यों ममता जी, लालू जी, केजरीवाल से चलते चलते कल नवीन पटनायक को जद में ले लिया इन्होंने, और उन पर हवाला को की बातें मीडिया के कुछ चैनल्स में चलने लगे। तो ये संकेत हमारे दोस्तों को भी समझ। महागठबंधन में जारी जंग के बीच इधर बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार टूटेगी तभी बीजेपी कुछ करेगी। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। जेडीयू के साथ बीजेपी पहले भी काम कर चुकी है। बिहार में विकास का काम रुका हुआ है, जल्द कोई फैसला होना चाहिए। माना जाए कि दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी सर मुलाकात का समय कुछ हो सकता है? ये हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेन तो अभी जा रहे होंगे जो राष्ट्रपति को इन्होंने समर्थन दिया है, नीतीश जी ने समर्थन दिया है, तो वो जीत गए, तो उनको कंग्रेचुलेट करने उसके लिए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी तो संभावना है, कोई यहाँ छुआछूत थोड़े है।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास कल पटना पहुंचेंगे। तेली साहू समाज के अभिनंदन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कार्यक्रम यहां पर रखा गया है जिसमें आमंत्रित किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को, जो कि कल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचेंगे। तेली साहू समाज का ये कार्यक्रम है। सासाराम में रेलवे का निर्माणाधीन पुल का एक पिलर धंस गया। हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक मजदूर पुल के नीचे फंस गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा सासाराम रेलवे स्टेशन के पास गौरक्षणी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि आरा सासाराम सड़क पर गौरक्षणी में रेलवे का ओवर ब्रिज बनाया जा रहा था। मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, तभी पुल के नीचे लगा सेंक्शन धंस गया और पुल का एक हिस्सा फिसलकर मजदूरों पर जा गिरा। मौके पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हादसे के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने गया मुगलसराय रेलखंड पर फिलहाल दोनों साइड से परिचालन को रोक दिया है। हमारे संवाददाता अमरजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये मामला जो है अभी जो स्थिति बनी हुई है, दोनों तरफ से रेलवे जो परिचालन है लगभग 3 घंटे से फंसी हुई है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये जो मामला है लापरवाही साफ दिख रही है और जो घायल मजदूर हैं उनको भी सासाराम जो सदर अस्पताल लाया गया है, वहां पर भी जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उस तरह से नहीं किया जा रहा है और साफ तौर पे यहाँ पे लापरवाही दिख रही है। और ये हादसा जो जिसमें जो 2 मजदूर की मौत हो गई है और जो घायल की संख्या है 2 से सब मिला के 5 लोग घायल हो गए हैं। जी अमरजीत, क्या बताया जा रहा है, क्या वजह रही होगी? जो पिलर बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन था, अचानक से खिसक गया। जी बिल्कुल, जो निर्माणाधीन था, नया पुल था और बरसात का समय है और जो मिट्टी खिसकने की बात आ रही है, जो पाया लगाया गया था, जो फाउंडेशन लगाया जाता है पुल निर्माण के समय, तो नीचे स्तर का कहीं न कहीं जो ये रखनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया और इसी कारण ये हो सकता है। लेकिन ये सब जांच की बात बता रहे हैं अधिकारी की, जांच के बाद ही बताएंगे। कहीं न कहीं जो मापक होना चाहिए था रेलवे के द्वारा, जिस तरह से निर्माणाधीन पुल का जो कार्य करते हैं मजदूर उनकी सेफ्टी के लिए। और मैं एक और बिल्कुल इस तरह की लापरवाही मजदूरों की मौत पर भारी पड़ी है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से ये दर्दनाक ये हादसा हुआ है। निर्माणाधीन ये पुल था और यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, अचानक से एक पिलर खिसका है और 2 मजदूरों पर जा गिरा है, जिनसे उनकी मौत हो गई है। और 2 मजदूरों के बारे में खबर आ रही है कि वो घायल हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। और इसको लेते हुए, एहतियात बरतते हुए और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे रूट को भी अभी फिलहाल रोका गया है। बताया जा रहा है कि जो रेलवे रूट है उसे अभी रोका गया है। गया मुगलसराय रेल खंड पर फिलहाल दोनों साइड से परिचालन को बंद कर दिया गया है। हमने कोशिश की है पीआरओ से भी बात करने की, लेकिन कोई भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। और इस बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर है। 14 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने वाली है। बिना सूचना के 6 महीने से गायब हैं ये पुलिस वाले। एसपी ने बर्खास्तगी की अनुशंसा भी आगे भेज दी है और इसके चलते ये कहा जा रहा है कि जो 14 पुलिसकर्मी हैं अब इन पर ये गाज गिरेगी। अंदाजा लगा सकते हैं आप, 6 महीने से ये अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया है। खबर समस्तीपुर से है, जहां जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना कल्याणपुर प्रखंड के वीर सिंहपुर चौक की है। ग्रामीण सड़क पर जल जमाव को लेकर नाराज हैं। लोगों के विरोध के चलते काफी देर तक ट्रैफिक भी यहां पर जाम रहा, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जल जमाव हो रहा है। बारिश के बाद निगम की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही। नाराजगी इस बात को लेकर है और इसी के चलते सड़कों पर जाम लगा दिया। गोपालगंज से खबर है, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला किया है। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। बरौली थाना के
सारण गांव की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने यहां पर अतिक्रमण कर दिया था, जिसे हटाने के लिए पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल ट्रैक्टर से खेत जोतने के दौरान मेड़ टूट जाने से दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। अरवल में एक पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी पति का किसी और महिला से संबंध था। वहीं परिजनों ने आनन फानन में गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखते हुए उसे PMCH रेफर कर दिया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सभी आरोपी घर से फरार हो गए हैं। नालंदा में स्नातक के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बिहार थाना क्षेत्र के रामपुर बैगनाबाद मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्नातक का ये छात्र था, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, सबूतों को खंगाला जा रहा है वहां पर और मामले की जांच की जा रही है। औरंगाबाद में करंट लगने से 2 जगहों पर 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नवीनगर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है, जहां करंट की चपेट में ओपी निवास रामेंद्र की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना सलैया थाना क्षेत्र के गरडी गांव की है, जहां खेत में अचानक तार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 2 मवेशियों की भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। शेखपुरा से खबर आ रही है, जहां एक अनियंत्रित ऑल्टो ने कई लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ऑल्टो को कब्जे में ले लिया है, लेकिन ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हादसा हाथियावा ओपी के औंधे के पास हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये ऑल्टो कार है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो तेज रफ्तार से इस ऑल्टो को दौड़ा रहा था। उसी दौरान 15 लोगों को इसने घायल कर दिया है। हालांकि ड्राइवर यहां से फरार हो गया है, लेकिन ऑल्टो की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गति से इसे दौड़ाया जा रहा होगा। खाली उसकी पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अब ड्राइवर की तलाश की जा रही है। खबर पटना से है। यहां पर पूर्ण शराबबंदी को शराब तस्करों ने एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया है। शराब की एंट्री बिहार में करवाने की कोशिश की जा रही है। इस बार शराब की एंट्री कराने का जरिया बनी एक सरकारी बस, जिसमें शराब ले जाई जा रही थी। ऐसा शक किसी को भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ। रांची से पटना आ रही सरकारी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। मिनरल वाटर बोतल की आड़ में छिपाकर ये शराब लाई जा रही थी। पटना एक्साइज की टीम ने ये कार्रवाई की। सहायक उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार को मिली थी जानकारी और उसके बाद ये छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बस का चालक और खलासी वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बिहार में ये राज्य पथ परिवहन निगम की बस थी, जिसमें पानी की बोतल में शराब भरकर सप्लाई की जा रही थी। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, एक्साइज विभाग के साथ यहां पर छापेमारी की गई है और ये शराब की बोतलों को जब्त कर लिया गया है। शराबबंदी को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन शराब तस्कर काबू में नहीं आ रहे। बेगूसराय में शराब तस्करी को लेकर लगातार पुलिस की छापेमारी हो रही है। भगवानपुर थाने में पुलिस ने आज चिमनी भट्टा पर छापेमारी की, जहां से हरियाणा नंबर के ट्रक पर लोड 60 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
वहीं बेतिया में पुलिस ने जोकटिया में स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में शराब बरामद की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये शराब वो कहां ले जा रहे थे। मुंगेर में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन को स्थानीय डॉक्टर और युवकों की पहल पर बचाकर फिर गंगा में छोड़ दिया गया। बाहाचौकी रसलपुर के पास कुछ मछुआरे मछली का शिकार करने गए थे, तभी उनके जाल में एक डॉल्फिन फंस गई, जिसके बाद इस बात की खबर डॉक्टर को भी पता चली। वो कुछ युवकों के साथ गंगा घाट पहुंचे और मछुआरों को समझा बुझाकर डॉल्फिन को वापस गंगा में छुड़वाया। पानी मार चलू जान टकरा चला हो गया अब फेर दिया अब पानी आम जाए ले ले फोटो बनिए। 2 बार जेल ब्रेक की घटना से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने चाईबासा मंडल जेल की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने का फैसला किया है। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई जेल से ही होगी। वहीं खराब पड़े जैमर को तत्काल ठीक कराया जाएगा। इसके साथ ही जेल के सभी वॉच टावरों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं, कैदियों से मिलने वालों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। जेल के भीतर भी कैदियों की निगरानी के लिए हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मंडल जेल की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए डीसी एसपी ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकारी सुविधा जल्द देने का भी आश्वासन दिया। जो माओवादी एक्टिविटीज में सम्मिलित हैं और बाद में आत्मसमर्पित करते हुए मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, वैसे माओवादियों के लिए पूर्व के जो माओवादी हैं उनके लिए फिर रिसेटलमेंट करने के लिए इनको एक रिहैबिलिटेशन पैकेज देने की व्यवस्था है। सरकार के द्वारा नीति बनाई गई थी, उसी नीति के अनुसार आज जिला स्तरीय समिति जो है उसका मीटिंग हुआ। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के कुटुमो गांव की आबादी लगभग 66,000 की है और यहाँ अति पिछड़े के साथ साथ यहाँ के लोगों का पेशा खेती पर ही निर्भर है। यहाँ के लोगों के खेतों में पानी पहुंचने को लेकर सरकार ने सालों पहले कुल्ही नाला पर डैम का निर्माण करवाया था। तब यहाँ के किसानों ने अपनी बंजर जमीन को सींचकर अपने खेतों से अच्छी फसल उपजाते थे और खुशहाली जीवन जी रहे थे। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये डैम काफी बदहाल हो चुका है। ग्रामीणों ने इस डैम की मरम्मती को लेकर जिले के अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली है। गोपालगंज में बीजेपी के नेता कृष्णा शाही हत्याकांड में मृतक की पत्नी सता शाही ने सीबीआई जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इस केस को अब यहीं पर बंद किया जाए। सांता शाही कृष्णा शाही की पत्नी है, उनका ये कहना है कि अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है इस केस को बंद करने के लिए। पीड़ित परिवारों ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। हमारे संवाददाता मधेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधेश, क्या कुछ कहना है संता शाही का? जी, संता शाही ने सीबीआई जांच की मांग की है। अपने पति की हत्या में जो एसपी का खुलासा है उससे बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं। साथ ही उन्होंने जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे पर धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही वो भाजपा से काफी क्षुब्ध हैं कि उनके पति की हत्या के बाद बीजेपी का कोई बड़ा नेता या कोई पदाधिकारी उनसे नहीं मिला और इस परिस्थिति में उनके साथ कोई नहीं है और बिल्कुल अकेली महसूस कर रही है। जानकारी के लिए मधेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पचरुखी बाजार पोस्ट ऑफिस के पास दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। सवाती गांव की रहने वाली एक छात्रा कोचिंग से लौट रही थी। उसी समय बेकाबू ट्रक ने छात्रा को रौंद डाला। घटना में छात्रा के दोनों पैर टूट गए हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। छात्रा सड़क पर चिल्लाती रही, लेकिन उसकी हालत देखकर काफी देर तक लोग मदद के लिए भी आगे नहीं आए। बाद में कुछ लोगों ने छात्रा को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। ये ट्रक है
जिससे ये छात्रा हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि कोचिंग के लिए जा रही थी छात्रा और उसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने उसे टक्कर मारी, जिससे छात्रा की दोनों टांगों में गंभीर चोटें आई हैं। काफी वक्त तक वो वहां पर रोती रही, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। फिर कुछ लोगों ने मदद की उसकी और उसे अस्पताल तक पहुंचाया है। 45 मिनट में एक लड़की ट्यूशन जा रही थी, ट्यूशन से आ रही थी, एक ट्रक वाला ने दोनों पैर पर उसका चाटा चढ़ा दिया है। लड़की जीवन और मौत से जूझ रही है। मुझे यही कहना है कि उस लड़की के कम से कम 10 लाख रुपया मिले। बहुत गरीब तबका की लड़की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी का सोच और विजन बड़ा विस्तृत है। राज्यों की योजनाओं पर प्रधानमंत्री की सीधी नजर। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ काम पसंद है, बात और भाषण से वो प्रसन्न कभी नहीं होते। नीतियों को लागू करने में पीएम का जवाब नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन भी छुट्टी लेने को सोच नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक्सक्लूसिव क्यूनेट प्रेजेंट्स अ डायलॉग विद जेसी में। बड़ी खबरें और उन खबरों के बीच रह जाती हैं आम लोगों के जज्बात, पर हमने उठाई है जिम्मेदारी उन जज्बातों को आवाज देने की। तो अब नहीं छूटेगी बड़े शहरों की चकाचौंध, छोटे शहरों की खबर। देखिए 100 शहर 100 खबर। हमने समझने की कोशिश की क्या होता है घर, गढ़ते रहे मिसाल शहर दर शहर, पर बाकी फैलाना खुशियों के द्वार। दीमक, पानी, आग से बेअसर वास्तु दोष का उपहार। वास्तु दोष वास्तु विहार की पेशकश। बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। क्या बच्चा जानता है? गठबंधन में तरक्की के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी के डिनर पार्टी में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में आयोजित किया गया है रात्रि भोज। शाम 4 बजे राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा हमला। कहा, आरजेडी के जवाब का बेसब्री से इंतजार। सीबीआई में मामला दर्ज होने के बाद भी कोई खुद को समझे यूथ आइकॉन तो तरह उठेगी लोहिया की आत्मा। सासाराम में रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे ओवरब्रिज का पिलर धंसा। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। शेखपुरा में अनियंत्रित ऑल्टो कार ने कई लोगों को कुचला, ट्रक को भी मारी टक्कर। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल। हथियावा ओपी क्षेत्र की घटना। नालंदा में स्कूली छात्रा को ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में छात्र की मौके पर मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। रहुई थाना क्षेत्र का मामला।
बोकारो में सिटी पार्क तालाब से नाबालिग लड़की का शव बरामद। रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मुंगेर में गंगा नदी में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन, स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को वापस नदी में छोड़ा। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, 24 घंटे में 3 बार सीजफायर का उल्लंघन, गोलीबारी में सेना का 1 जवान शहीद। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल, 25 जुलाई को शपथ लेंगे रामनाथ कोविंद, देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे कोविंद। जिंदगी में कैसे हासिल करें सफलता, करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या है मंत्र, जानने के लिए देखिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो आज शाम 6 बजे। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, पढ़ो वोकेशनल बनो प्रोफेशनल, NSIT अम्हारा बिहटा, पटना का सर्वश्रेष्ठ निजी इंजीनियरिंग संस्थान। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, अवॉर्डेड एज बेस्ट इंजीनियरिंग बिहार एंड झारखंड। ग्रोमेड AD विटामिन बेबी ऑयल, नक्कालों से सावधान, ग्रोमेड देखकर ही खरीदें। वास्तु डोर्स, वास्तु विहार की पेशकश और बिहार में पहली बार बैरियाट्रिक सर्जरी की सुविधा, रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना। अब एक भी आतंकी नहीं बचेगा। न लश्कर ए तैयबा के आतंकी बचेंगे, न हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बच पाएंगे। जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी जहन्नुम जाएंगे। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकियों का अंत होगा। हिजबुल के कश्मीरी आतंकियों का एनकाउंटर तय। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का भी खात्मा होगा। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। कश्मीर में 280 आतंकियों में एक भी नहीं बचेगा। कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए ऑपरेशन शून्य। ऑपरेशन शून्य। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। ऑपरेशन शून्य यानी जीरो, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जीरो यानी आतंकियों की संख्या को 0 तक पहुंचाना। कश्मीर में जड़ से आतंकवाद को खत्म करने का मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर से बहुत बड़ी खबर ये आई कि सेना के चलाए गए 2 विशेष ऑपरेशन के बाद आतंकियों में भगदड़ मच गई है।
आतंकी पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं और हम दर्शकों को बता रहे हैं कि इस खबर की विशेष कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर नहीं थे, लेकिन खबर की पुष्टि है। इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली गई और तकनीकी रूप से फुटेज एकदम सही पाए गए। अब आपको दिखाते हैं कश्मीर में कैसे चल रहा है सेना का ऑपरेशन शून्य। ऐसे ही बिना गिने गोलियां चलेंगी। आतंकियों पर भारतीय सैनिकों की गोलियां मौत बनकर बरसती रही। ये गोलीबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरे कश्मीर में एक भी आतंकवादी जिंदा है। कश्मीर को एक बार फिर से जन्नत जैसी सुकून वाली जगह बनाने के लिए भारतीय सेना ने बहुत बड़ा मिशन चलाया है। लश्कर, हिजबुल और जैश ए मोहम्मद का कश्मीर से होगा सफाया। कश्मीर में 280 आतंकियों की शामत। अब 280 आतंकियों की संख्या हो जाएगी शून्य। 100 पाकिस्तानी आतंकियों में से एक भी नहीं बचेगा। 180 कश्मीरी आतंकियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा। आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सेना द्वारा चलाए गए अभियानों से आतंकवादी बौखला गए हैं। अरसे से साउथ कश्मीर को अपने आतंक की जन्नत बनाए रखने वाले आतंकवादी अब भाग रहे हैं। ज्यादातर आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर के जंगलों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सेना नॉर्थ कश्मीर में भी अपने ऑपरेशंस चलाएगी। यानी आतंकवादियों को साउथ कश्मीर के बाद अब नॉर्थ कश्मीर में भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकी लश्कर के हैं। इनमें पाकिस्तानी और कश्मीरी दोनों तरह के आतंकी शामिल हैं। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीरी आतंकी भी सक्रिय हैं। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद भी कश्मीरी आतंकियों को तैयार करके घाटी में हमले करवाता है। अब इन तीनों बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूटने लगी है। सेना ने जो ऑपरेशन चलाया है उसके तहत कुछ खास चीजें सामने आई हैं। इससे पता चलता है कि कश्मीर में आतंकियों में किस कदर भगदड़ मची है। सेना के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 280 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आतंकी साउथ कश्मीर में छिपे हैं। 280 में से 100 पाकिस्तानी आतंकी हैं। इनमें से 80 पाकिस्तानी आतंकी नॉर्थ कश्मीर में छुपे हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी एलओसी पार करके नॉर्थ कश्मीर में साजिश रच रहे हैं। साउथ कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन में 100 से ज्यादा कश्मीरी आतंकी मारे जा चुके हैं। अब पाकिस्तानी आतंकी साउथ कश्मीर के बजाय नॉर्थ कश्मीर में जाकर छिप रहे हैं। सेना के 2 विशेष ऑपरेशन की वजह से आतंकवादियों ने साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर में पलायन शुरू कर दिया है। ये जितने भी आतंकवादी हैं कहीं भी रहेंगे, पूरे देश में रहेंगे, अगर भारतीय सेना को काम दिया जाएगा, टास्क दिया जाएगा तो मारे जाएंगे वो, और भारतीय सेना उनको मारेगी। अब फौजें वहां पर वापस गई हैं, ऑपरेशन कर रही हैं, तो वहां से अपनी जान बचाने के लिए ये कश्मीरी आतंकवादी भाग रहे हैं। साउथ कश्मीर से भाग रहे आतंकियों ने नॉर्थ कश्मीर का रुख किया है। सेना और खुफिया एजेंसियों के पास पक्की खबर है कि नॉर्थ कश्मीर में छिपे पाकिस्तानी आतंकी अपने लिए स्थानीय समर्थन जुटाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में उनके पैर जमाने से पहले ही सेना उनका सफाया करने की रणनीति पर काम कर रही है। साउथ कश्मीर में जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इसलिए आतंकियों में भारतीय सेना के खिलाफ खौफ पैदा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तय किया है कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को और तेजी के साथ बढ़ाया जाए। साउथ कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए चलाए गए सेना के ऑपरेशन से हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे गिरोहों में खलबली मची हुई है। हालत यह है कि इन गिरोहों के ज्यादातर बड़े कमांडर्स सेना की गोलियों के शिकार हो चुके हैं और अब पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी घबराने लगे हैं। घाटी में आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना ने जो रणनीति इख्तियार की है उससे न किसी आतंकवादी को बचने का मौका मिलेगा न भागने का।
तो कश्मीर में सेना के जिन 2 ऑपरेशन से घबराकर आतंकी भाग रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले जरा मैप के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आतंकी कहां कहां छिपे हैं। श्रीनगर, बड़गांव, गांदरबल, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, बारामूला, बांदीपुरा, शोपियां, कुलगांव, पुलवामा, अवंतीपोरा और अनंतनाग में आतंकियों ने शरण ले रखी है। ये जगह है जहां पर आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं, लेकिन सेना का ऑपरेशन भी यहां पर चल रहा है। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि आतंकियों के खिलाफ 2 सबसे स्पेशल ऑपरेशन कौन से हैं। सेना का ऑपरेशन है साडो और ऑपरेशन कासो। ऑपरेशन साडो यानी कि आतंकियों को ढूंढो और मौके पर ही मारो, और वहीं ऑपरेशन कासो यानी आतंकियों को गांव में जाकर घेरो और मौके पर ही उन्हें खत्म कर दो। ऑपरेशन कासो और साडो दोनों ही आतंकी अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। साउथ कश्मीर में यही दोनों ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ सबसे कामयाब हो रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों में मची भगदड़ के पीछे सेना के 2 बेहद खास ऑपरेशन हैं। कश्मीर में आम जनता और पुलिस वालों समेत फौज पर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ अब सेना ने 0 टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपना ली है। अब हर आतंकी हमले के बाद फौरन उनकी घेराबंदी और एनकाउंटर किया जाता है, फिर चाहे वो अमरनाथ यात्रियों पर हमले के गुनहगार हों या फिर देश के जाबाज सैनिकों की जान लेने वाले आतंकी। सेना के 2 ऑपरेशन ने ही कश्मीर से पाकिस्तान तक आतंकियों और उनके सरगना की नींदें उड़ा दी। सेना ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन चलाए हैं। इनमें से एक ऑपरेशन ऐसा है जिसके नाम से कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक सभी आतंकी कांपते हैं। ये ऑपरेशन जब शुरू होता है तो उसके बाद आतंकियों के खात्मे के साथ ही खत्म होता है। ऑपरेशन कासो और ऑपरेशन साडो, इन्हीं 2 ऑपरेशन के दम पे कश्मीर में आतंकियों का अंत हो रहा है। आपको दिखाते हैं सेना के वो 2 ऑपरेशन जिनकी वजह से आतंकियों ने कश्मीर में अपने अड्डे बदल दिए हैं। कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ 2 खास ऑपरेशन शुरू किए हैं, ऑपरेशन कासो और ऑपरेशन साडो। कासो का मतलब है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, यानी घेराबंदी करके आतंकियों का एनकाउंटर, और दूसरा है साडो यानी सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन, आतंकियों को ढूंढो और मार गिराओ। कासो और साडो का फर्क भी समझ लीजिए। ऑपरेशन साडो निरंतर चलने वाली कार्रवाई है, ऑपरेशन कासो खास मौके पर ही चलाया जाता है। ऑपरेशन साडो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, ऑपरेशन कासो 20 साल बाद फिर शुरू किया गया है। साडो के तहत ज्यादातर जंगलों में आतंकियों की तलाश और एनकाउंटर होता है, वहीं कासो के तहत गांव में जाकर आतंकियों की घेराबंदी होती है। ऑपरेशन साडो में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जाते हैं, ऑपरेशन कासो में आतंकी और उनके मददगारों पर कार्रवाई होती है। साडो के तहत आम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ऑपरेशन कासो के तहत पूरे गांव खाली कराने के बाद आतंकियों को ढूंढा जाता है। साउथ कश्मीर में हाल ही में कई बार कासो के तहत आतंकी मारे गए। नॉर्थ कश्मीर में भी ऑपरेशन कासो चलाया जा सकता है। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब से साउथ कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन चलाया है, तब से उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में अपने नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कश्मीर में आतंकियों के जमावड़े की खबर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच चुकी है, इसलिए आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं उनका सफाया नहीं होता है, उनकी कमर तोड़ी जाती है। ये उनकी कमर तोड़ देगी। जो भारत का नेतृत्व है, भारत की लीडरशिप है और इंडियन आर्मी है, इनका जो कंबाइंड एफर्ट है यही है कि इसको आखिरी लड़ाई बनाया जाए। पिछले कुछ महीनों में आतंकी घुसपैठ की कई बड़ी घटनाएं नाकाम हो चुकी हैं और जो आतंकी घाटी में छिपे हुए हैं उनके एनकाउंटर जारी हैं। ऐसे में आतंकियों के दिल में खौफ भर गया है।
सेना और खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकियों ने साउथ कश्मीर की बजाय अब नॉर्थ कश्मीर में सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगह तलाश ली है। नॉर्थ कश्मीर में ज्यादातर विदेशी आतंकियों के होने की खबर है। अब सेना पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकियों को खत्म करने के लिए नॉर्थ कश्मीर में भी ऑपरेशन कासो के तहत उनका अंत कर सकती है। अश्विनी गुप्ता और कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जो कश्मीर अब तक आतंकवाद और पत्थरबाजों की आग में जल रहा था, उसी कश्मीर में अब आतंक जल रहा है, आतंकवादी जल रहे हैं। अलगाववादी बेचैन हैं। आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों में खलबली मची है, क्योंकि सेना ने अपने मिशन के तहत आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने की जो रणनीति बनाई है, वो रंग ला रही है। आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में सेना के ऑपरेशन के बाद घाटी से लेकर सरहद के इस पार और उस पार तक खलबली मची है। सेना के चलाए जा रहे ऑपरेशन की कामयाबी देखकर आतंकियों में खौफ है, तो वहीं अलगाववादी सन्नाटे में है। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दिया है। काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार की वजह से कश्मीर जल रहा है, लेकिन आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अलगाववाद और आतंकी सोच का साथ देने वालों ने कश्मीर को बहुत दिनों तक आतंकी आग में जलाया है। अब तक आतंकी और उनका साथ देने वाले जल रहे हैं। कांग्रेस और पूरे देश को इन आंकड़ों पर जरूर गौर करना चाहिए। 2010 में पथराव और पत्थरबाजी की 2794 घटनाएं हुई, जिनमें 112 लोगों की मौत हुई। 2010 में पत्थरबाजों ने एक सुरक्षाकर्मी की जान ले ली और 5188 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। वहीं 2016 में पथराव की 2808 घटनाओं में 85 लोगों की मौत हुई। 2016 में पत्थरबाजों ने 2 सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी और 8378 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। 9 जुलाई 2017 तक पथराव की 664 घटनाओं में 21 नागरिकों की जान गई। 2017 में पत्थरबाजों के हमले में 1 सुरक्षाकर्मी की जान चली गई और 1073 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। 2012 में 220 आतंकी घटनाएं थी, जिनमें 15 नागरिकों की मौत और 15 जवान शहीद हुए। 2012 में 72 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। वहीं 2017 में अब तक 172 आतंकी हमले हुए। 2017 में हुए आतंकी हमलों में 12 नागरिकों की मौत हुई और 38 जवान शहीद हुए हैं। 20 जुलाई 2017 तक करीब 110 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। जाहिर है, आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद अलगाववाद की सियासत और आतंकी सोच का समर्थन करने वाली पार्टियों में बेचैनी है। भारत सरकार और सेना दोनों का मिशन साफ है। कश्मीर से पूरी तरह आतंकवाद, आतंकवादी और आतंकी सोच रखने वालों का सफाया हो। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या एक देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अलग अलग पैमाने होने चाहिए? क्या बोलने की आजादी नेताओं के लिए अलग और जनता के लिए अलग है? ये सवाल समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल की संसद में एक टिप्पणी पर हुई रिपोर्टिंग पर पाबंदी की मांग से उठे हैं। नरेश अग्रवाल को आपत्ति है कि उन्होंने संसद में जो कहा उसकी खबर मीडिया में क्यों आई। सवाल ये कि जब नेताओं को कुछ भी बोलने की आजादी है, तो मीडिया को सच दिखाने की आजादी क्यों नहीं? माननीय है तो कुछ भी कहेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नेता के लिए अलग, जनता के लिए अलग। क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ नरेश अग्रवाल जैसे माननीयों के लिए है, जिन्हें खुद तो कुछ भी बोलने की आजादी चाहिए, लेकिन मीडिया जब उनकी अपमानजनक बातों की रिपोर्टिंग करे तो ये उसका गला घोट देना चाहते हैं? अगर कोर्ट पढ़ दिया तो कोर्ट को उन्होंने ले लिया कि जैसे मैंने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, मुझे थ्रिएट दी जाएगी, मेरे घर पे थ्रिएट, मेरे लखनऊ हरदोई के घर पे थ्रिएट होगी। ये एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको थ्रिएट हो,
तो ये शिवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गर्मा गिरने की बात होगी, सदस्य की गिरमा के और हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोकी। इस बारे में चाहता हूँ इसमें कोई डायरेक्शन। क्या देश में बोलने की आजादी जनता के लिए अलग है और नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं के लिए अलग? क्योंकि माननीयों की आपत्ति के बाद उन टीवी चैनलों और अखबारों को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने राज्यसभा में नरेश अग्रवाल के बयान की रिपोर्टिंग की। साथ ही राज्यसभा के चेयरपर्सन विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर भी विचार का भरोसा दे चुके हैं। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this House. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने बुधवार को संसद में एक बयान दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ और उस बयान को असंसदीय मानते हुए संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। अब नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं कि वो बयान मीडिया में आया तो क्यों आया? जब मीडिया को मना किया गया था तो मीडिया को इन सब चीजों को नहीं निकालना चाहिए था, मीडिया को तोड़ फोड़ के नहीं पेश करना चाहिए था। तब जब हाउस की प्रोसीडिंग से चीज निकल गई तो पार्टी नहीं रह गई हाउस का, तो मीडिया का अधिकार कहाँ पर से बन गया है? इसी चीज को उठाया, अब पब्लिक नोटिस हमने दी है और जिन्होंने मीडिया वाले ने आदेश का उल्लंघन किया है उनको देखेंगे। आजादी का मतलब मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, जो चाहे मीडिया करेगा। हम तो कहते हैं ये सब गलत है, मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। It is the privilege of the House. Secondly, sir, it has become a favorite pastime for the evening programs in many TV studios just to berate, defame, insult, castigate parliamentarians and the institution. लेकिन क्या सांसद को भी कहीं भी और कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए? और क्या अभिव्यक्ति के लिए मीडिया और माननीयों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? आखिर क्यों नेता अभिव्यक्ति के मामले में भी वीआईपी बने रहना चाहते हैं? नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई हो, वो एक मुद्दा है पहला, और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो दिखाने का अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके लिए निश्चित रूप से कमेटी बना करके डीडी ने भी 10 दिन जो भी टाइम ले संसद और उसको फैसला करे कि ये चीज दिखा भी सकते हैं और लिखा जा सकता है। एक वीआईपी कल्चर का जो असर है केवल लाल बत्ती से खत्म नहीं होने वाला है। लोगों के दिमाग में जो एक गुरूर सत्ता का होता है, वो चाहे प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो, जिस तरह से निंदनीय उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद उन टिप्पणियों को लेकर के आखिर मीडिया को भी अधिकार है। अगर आप भगवान को गालियां दे रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन के आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो देश की जनता के सामने बेनकाब तो हो। माननीय अपनी जुबान पर लगाम नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि उनके बयानों पर कोई सवाल उठे, और मीडिया सवाल उठाए तो ऐसे ही उसका गला घोट देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब जी मीडिया ने इस मामले पर देश के अलग अलग शहरों में लोगों से बात की, जनता की राय जाननी चाहिए, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर पहुंचते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहां जाकर जनता की आवाज बने, उनकी आवाज उठाएं। लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोलने की इजाजत नेताओं को दी जा सकती है, लेकिन अगर मीडिया सवाल उठाए तो उस पर रोक लगाने की वकालत करना कितना सही है? हम लोग बहुत चीज जो है वो ठीक है सुनते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ठीक है जो बोला जा रहा है वो सही नहीं है, बट उसी का फायदा जो है ये नेता लोग जो है ये उठा रहे हैं आज के डेट में, और जो मन में आता है इनके बोल देते हैं। ये उन्हें बताना चाहिए कि पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और वो जाके एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे राज्यसभा के अंदर, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली बोलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझ। पता है ना, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए डेफिनेटली बहुत सारी चीजें गलत होती हैं, और वो अपना फायदा लेने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं, बिल्कुल नहीं है। आम जनता को तो इतनी आजादी भी नहीं है कि वो जिस नेता को चुनते हैं उस तक इजीली अप्रोच कर सकें, उतनी भी आजादी नहीं है। जनता को तो बोलने का हक ही नहीं है। कुछ भी बोलने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, पर अगर कोई बोल रहा है
और सपोज हम उसे नहीं रोक सकते हैं, पर नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रख सकते हैं ना कि ये आदमी कैसे इसका व्यूज है, ये सब हकीकत दिखाई और मीडिया को हकीकत दिखानी भी चाहिए। लेकिन कोई भी कोई भी हो XYZ, वो किसी भी मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हालांकि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज है कि आपको बोलने की आजादी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।